नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और अब से महज 1.5 घंटे बाद अंतरिक्ष में एक अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है। 149 साल बाद एक अनोखा और दुर्लभ चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर चंद्र ग्रहण का ये एक ऐसा महासंयोग है जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है और हिंदुस्तान उन चंद मुल्कों में शुमार है जहां आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन इस चंद्र ग्रहण को आप और हम देख सकते हैं। ग्रहण को लेकर विज्ञान क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ये हर कोई जानना चाहता है। आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर मान्यताएं क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से आपका मैं तारुफ करा दूं। साथ ही साथ एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा और इसकी वजह क्या है। वाई राखी जी जो कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। राखी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विज्ञान क्या समझता है, जो कुछ ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, क्या विज्ञान उससे इत्तेफाक रखता है? अगर नहीं रखता है तो क्यों नहीं रखता है? इस बारे में खगोल शास्त्री योगेश कुमार जोशी जी से भी हम बातचीत करेंगे और इन सब मुद्दों पर इस खास पेशकश में आपसे जुड़े तमाम सवाल जरूर होंगे। लेकिन उससे पहले चंद्र ग्रहण को धर्म और विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे, लेकिन एक नजर एक खास रिपोर्ट पर डालते हैं। अब से कुछ ही देर बाद चांद पर लगने वाला है ग्रहण। 139 साल बाद दिखेगा दुर्लभ नजारा। अंतरिक्ष में शुरू होने वाली है अद्भुत हलचल। एक 179 मिनट तक थम जाएंगी चंद्रमा की सांसें। जब ढक जाएगा चंद्रमा का आधे से ज्यादा हिस्सा, बदल जाएगी चांद की रंगत। खास खगोलीय घटना की गवाह बनेगी दुनिया। एशिया से यूरोप तक करोड़ों लोग देख सकेंगे चंद्र ग्रहण। खत्म होने वाला है लंबा इंतजार। 1870 के बाद चंद्र ग्रहण का महासंयोग। 139 साल लंबा इंतजार बस खत्म ही होने वाला है जब चांद पर लग जाएगा अनोखा ग्रहण। अब से कुछ देर बाद 1:31 पर चांद पर लग जाएगा ग्रहण का कलंक। ये खगरास चंद्र ग्रहण होगा जब चांद का 65% हिस्सा धरती की छाया से ढक जाएगा। चंद्र ग्रहण के इन 2 घंटे और 59 मिनट के तिलिस्म पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। इस चंद्र ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक और ज्योतिषियों की अपनी अपनी राय। आखिर बाकी चंद्र ग्रहणों से कैसे अलग होगा ये चंद्र ग्रहण, और इस आंशिक चंद्र ग्रहण के लगने से ब्रह्मांड के कौन से राज खुलेंगे? आज इस खास पेशकश में हम इन सवालों की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ ही देश के जाने माने ज्योतिषी जो धर्म और परंपरा की दृष्टि से ग्रहण की व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ दिग्गज वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो विज्ञान के नजरिए से चंद्र ग्रहण को समझाएंगे। तो 1870 के बाद यानी 149 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं जो इस दिन को नहीं देख पाई हैं जब इस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो। इसके क्या मायने हैं? एच.एस. रावत साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये इतना खास क्यों हो जाता है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो? इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है और सबको समझना चाहिए कि हिंदू जो धर्म है वो कहीं ना कहीं उसका जो बैकग्राउंड है, जो आधार है, वो विज्ञान ही है। और विज्ञान उसको जब प्रैक्टिकल पटल पे लेके आता है तो वो दिखाई देता है। और ज्योतिष में और आध्यात्म में 2 चीज काम करती हैं, एक विजिबल और एक नॉन विजिबल, जिसको हम परा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो चंद्र ग्रहण है और इसके पीछे जो आधार होता है, इसको समझना होगा कि जो ग्रहों की रेज होती है, वो जो किरणें हमारे पास आती हैं, उन किरणों से हमारा आध्यात्म विज्ञान ये बोलता है कि हमारा सोच, हमारी वे ऑफ टॉकिंग, हमारा धन दौलत आयु सब उसके द्वारा चलती है। जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने अंडे को हीट देती है, हीट से उसके गर्भ का बच्चा जो डेवलप होता है हीट के आधार पर होता है, इसी प्रकार से जो ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह, उनकी तरंगों से, उनकी किरणों से, उनकी रेडिएशन जो आती हैं, उससे गर्भ का डेवलपमेंट होता है। और वही डेवलपमेंट हमारी ज्योतिष में हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं, कौन सा ग्रह गर्भ के टाइम पर कितनी किरणें दे रहा था, और हम ज्योतिष के आधार पर ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति के चश्मा लगेगा, इसको हार्ट फेल होगा, इसको तकलीफ होगी, इसको शुगर होगी, इसको डायबिटीज होगी। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो ये दोनों जो ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं, पृथ्वी के नजदीक होते हैं।
चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और 5 इंद्रियों को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारा मन और बुद्धि विचलित होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमारी आत्मा और प्राणों को प्रभावित करता है। आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की जब पृथ्वी इनके बीच में आएगी तो चंद्रमा की जो रिफ्लेक्शन पृथ्वी पर आने वाली है वो नहीं आएगी। जितने पोर्शन पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा उतने पोर्शन पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सब पर इसका गर्भवती प्रभाव महिलाएं है। सबके ऊपर इसका प्रभाव है। चलिए, ये तो बात हो गई है जब आप वैज्ञानिक तौर पर नहीं बल्कि आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण को आंकते हैं। लेकिन जोशी सर, क्या विज्ञान इस बात को मानता है, क्या जिस रेस की बात की जा रही है, जिन तरंगों की बात की जा रही है, चंद्रमा से निकलने वाली, सूर्य से निकलने वाली, उसका असर विज्ञान के हिसाब से आम आदमी पर पड़ता है, हर शख्स पर पड़ता है जहां चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा? सर सीधा सीधा मैं विज्ञान के हिसाब से एक चीज जानता हूँ कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब आपकी धरती बीच में आती है किसके, सूरज और चांद के। ठीक है, आपकी चांद पे खुद की रोशनी तो नहीं है चांद की। अब चांद क्या करता है, सूरज से जो रोशनी आती है उसको भेजता है धरती पे। इसके बीच में अगर धरती उसके बीच में आ जाए, इस संयोग को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। सो अब ये कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स द नॉर्मल सनलाइट जो हर रोज हमें चांद से लाइट अगर हम जो हर आ रोज रही थी बैठे वो हैं, बीच में पृथ्वी के आने की वजह से नहीं आ बस। पा रहे। कोई तरंग, वेव्स, ये ऐसी कोई चीजें नहीं है आपके हिसाब से? कोई चीजें नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल सनलाइट। जो सनलाइट आपकी रोज मून से आ रही है सेम सनलाइट है, बस प्रॉब्लम ये है कि गलत। बीच मैं देखिए में यहाँ अर्थ है। सबसे बड़ी बात है, हम तर्क की बात करेंगे, शास्त्रार्थ की बात करेंगे। ये एक आप समझिए पृथ्वी है और यहां से सूर्य की लाइट आ रही है और इधर पीछे चंद्रमा 180 डिग्री के ऊपर है। जब पृथ्वी ने अगर सनलाइट यहां पर रोक दी तो चंद्रमा की जो रिफ्लेक्शन है पृथ्वी के ऊपर नहीं आ रही है और एक नॉर्मल रोज आ रही है। जब लाइट नहीं आ रही है और जब आ रही है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मैं एस्ट्रोनॉमर साहब आपसे पूछना चाहता हूं। सर, आप ये कह रहे हैं इस इफेक्ट पर, नहीं इस पर, आएगा। इस पर हम आएंगे। ये जो तर्क वितर्क है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबके क्या मान्यता है, सब क्या मानते हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। वाई राखी जी, पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि टैरो कार्ड क्या मानता है कि चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा लोगों की जिंदगी पर, क्योंकि टैरो कार्ड में तो इंसान अपने सवाल पूछता है और टैरो कार्ड निकालता है, तो क्या ये असर कर सकता है? टैरो कार्ड की अगर पद्धति है उसमें आप लोग मानते हैं इसे? हाँ, मुझे पता था आप यही सवाल पूछेंगे मुझसे। पहली बात तो मैं आपको कुछ जनरल बातें बता दूं कि 12 जुलाई 1870 में ये सहयोग बना था और आप, मैं, जितने लोग इस वक्त पैनल पर बैठे हैं, ये सहयोग हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हमारी लाइफ में ये दोबारा नहीं होगा। सूर्य और राहु एक साथ मिथुन राशि में रहेंगे और अगर बात की जाए शनि, चंद्रमा और केतु की तो वो धनु राशि में रहेंगे। अब टैरो की बात गई, टैरो क्या है? टैरो भी तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना। कहीं ना कहीं हम राहु, केतु और शनि के बारे में लोगों को बताते हैं। आज की जनरेशन कुंडली से ज्यादा टैरो कार्ड्स पर विश्वास करती है और आपकी देखने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि टैरो कार्ड्स वही हैं जो बचपन में दादा दादी पार्क में ले जाते थे तो एक तोते वाला कार्ड उठाता था, लेकिन हम उन सबको कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है। सब चीजें विदेश चली गई, विदेश से टैरो का नाम लेकर आ गई। यहां तक कि हिंदुस्तान, भारतीय सभ्यता संस्कृति के भी कार्ड है जिसपे राम और सीता के चित्र बने हुए हैं, ओशो के भी कार्ड्स हैं, तमाम तरह के कार्ड्स हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि टैरो भी ये मानता है, टैरो के कार्ड्स में भी चंद्रमा और सूरज के कार्ड्स निकलते हैं। लोग जब हमसे पूछते हैं राखी जी क्या सरकारी नौकरी होगी, क्या मैं कभी फेमस हो पाऊंगा, क्या मैं हीरो बन पाऊंगा, तो चंद्रमा और सूर्य के कार्ड निकलते हैं। एक डिप्रेशन में आई हुई लेडीज अगर घर से किसी बात से परेशान हो और कार्ड को छुए तो हमेशा चंद्रमा का कार्ड निकलता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, हाँ, टैरो पद्धति से भी हम चंद्र ग्रहण को मानते हैं और इसका असर आपके मेरे जीवन पे पूरा होता है और इसका असर आपको अगले 40 दिन में दिख जानने जाएगा। की कोशिश करेंगे। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो खास तौर से उत्सुक होंगे कि भाई उनकी राशि पर इसका क्या असर है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन चर्चा में मैं जोड़ना चाहूंगा त्रिपाठी सर, आपको भी खगोल शास्त्र एक तरफ है, एक तरफ ज्योतिष शास्त्र है, दोनों में शास्त्र हम जोड़ रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दोनों को अलग अलग रखा जा सकता है या दोनों एक साथ एक पटरी पर चल सकते हैं? नहीं, देखिए, विज्ञान एक अलग चीज़ है। कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत माइनर अंतर है। आप एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है, खगोल शास्त्र क्या कहता है, ग्रहों की क्या पोजीशन, इसको बताता है और वो देख के एक मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी करता है। लेकिन ज्योतिष थोड़ा इससे अलग है। ज्योतिष क्या करता है कि ग्रह की स्थिति को देखते हुए मनुष्य की भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बताने की क्षमता रखता है कि कौन ग्रह कहाँ है। जैसे जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी डेस्टिनी तय होती है, जब वो गर्भ धारण करता है तो उसकी डेस्टिनी तय होती है कि उसके भविष्य में क्या लिखा है। तो यह एक ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है जो
खगोल शास्त्री नहीं बता सकता। किसी जी की ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में लिखा हुआ है जो वो बदल नहीं सकता, जी। तो फिर आज चंद्र ग्रहण पे वो घर से निकले ना निकले उस पर क्या फर्क नहीं, देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें रेज निकलती है, जो कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है और जो भी चीजें होती है सोच से होती है, तो इसमें उसकी जो किरणें होती है जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें हमारे व्यक्ति की जो मन है तो प्रभावित होता है। जैसे देखते होंगे कि समुद्र में ज्वार भाटा होता है, ज्वार होता है, जो आदमी का मन होता है खराब हो जाता है और सारा मामला मन का होता है, तो आदमी की मन स्थिति खराब हो जाती है, उद्विग्नता बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ती है, जिसके नाते व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको रोग व्याधियां हो जाती है और व्यक्ति नेगेटिव में जाकर के डिप्रेशन में भी आ जाता है। होंगी जैसा कि आपने कहा जी। फिर चंद्र ग्रहण पर वो निकले ना निकले उससे क्या फर्क पड़ना, ये मैं समझने की कोशिश करूंगा। साथ ही एक ही दिन पर लाखों लोग पैदा होते हैं जी। तो उन पर क्या अलग अलग असर होगा या एक होगा? एच.एस. रावत साहब, पहले तो इसे आप राशि के हिसाब से समझाइए कि 12 राशियां हैं, 12 राशियों पर इसके क्या क्या असर होंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम समझ लेते हैं और इस सवाल का जवाब देते हुए आप समझाएं तो और ज्यादा बेहतर हो जाए। मैं पहले तो यही बताना चाहूंगा, आपने कहा कि इतने लाखों लोग पैदा होते हैं, क्या उनके ऊपर सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव होगा? ये सच है कि बहुत सारे एक ही राशि के अंदर, अभी यहाँ 12 राशियां हैं और 7 अरब आदमी हैं, 80-90 करोड़ आदमी एक ही राशि पे होते हैं, लेकिन सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता। उसका कारण होता है कुछ उसी राशि में बच्चे होते हैं, कुछ गर्भ से बाहर निकलते हैं, नवजात शिशु होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ ढलती हुई एज के ऊपर होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सनलाइट सबको बराबर मिल रही है, कोई उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है उस धूप को और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कई उसी धूप में 50-100 आदमी हर साल गर्मी से मर जाते हैं, कई सर्दी में मर जाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी तो वही होती है। इसी प्रकार से 12 राशियों के ऊपर जब ये ग्रहण की चंद्रमा की जब रोशनी नहीं आएगी उन 12 राशियों पर, और अगर आएगी तो कौन सी जगह पर आएगी वो हम बता सकते हैं। जैसे कि मेष राशि की अगर मैं बात करता हूं, मेष राशि से ये ग्रहण भाग्य स्थान पर है और उसके कर्म भाव पर पड़ता है, यानी इसका मतलब जो ये चंद्र ग्रहण उसके भाग्य में कमी कर देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य पे उसके और पिता के स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और साथ में अगर मैं लेके चलूं उसके कैरियर के ऊपर, बॉस से अगर तकरारबाजी करता है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होगा बॉस की शकल को देख करके या बॉस का हमारे साथ, क्योंकि डेफिशिएंसी उस राशि के ऊपर भाग्य और कैरियर के ऊपर आ गई है। तो वही हम बताते हैं, और कई राशियों के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। मान लो मेरा बचपन के समय पर चंद्रमा बहुत मजबूत था और आज चंद्रमा ग्रहण में आ जाता है तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस होऊंगा, और बाई बर्थ अगर मैं बहुत कमजोर था, हल्की हल्की बातों पे टेंशन लेता था, और आज अगर वो रेंज बहुत कम हो जाती है तो मैं पागलपन की स्थिति में चला जाऊंगा। इसलिए इस समय पर आपने देखा होगा, पिछली बार मैं इसी चैनल के ऊपर बैठा हुआ था और यही डिबेट चल रही थी, और एक यहां पर इंटरव्यू के लिए व्यक्ति आया था और उसकी कुंडली मैंने बाद में देखी थी और यहीं पर उसको दौरे पड़े थे और उठा करके फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, याद है आपको त्रिपाठी जी? और हमने कहा ये ग्रहण का असर है। गिर गया था ग्रहण का। और यही चीज ऐसे ही खगोल शास्त्री जैसे हमारे साथ बैठे, इसी प्रकार से और एक हमारे साथ साइंटिस्ट बैठे थे दूसरे चैनल के ऊपर। मैंने कहा था कि आपका चंद्रमा कमजोर है, और जैसे ही ग्रहण चल रहा था उस समय उनको सिवरिंग होनी शुरू हो गई थी, तो ये इफेक्ट होते हैं जी। चलिए, मेष का तो आपने बता दिया, बॉस से तालमेल बनाकर रखना मेष क्या 12 के 12 राशियों के लिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद अगली राशि क्या है उसके बारे में आप बताएं और उनका इंतजार खत्म करें। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट भी बता सकता हूं क्योंकि बेस बनाना जरूरी था। वृष राशि वालों, आपकी राशि से ये ग्रहण अष्टम भाव में यानी मृत्यु स्थान पर और भाग्य स्थान पर चलेगा। इसका मतलब यह कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप आईसीयू के अंदर हैं, या आप नवजात शिशु हैं, या आप कहीं बीमार हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपको इस प्रकार के सुसाइडल ख्वाब डिप्रेशन वाले बढ़ेंगे, तो उनको रोकने की आवश्यकता है। इसलिए आपको सफेद कपड़े का इस्तेमाल ज्यादा करना है इस ग्रहण काल के अंदर, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो रहा है और मुझे सफेद चीज बढ़ानी है। जितना मैं सफेद को बढ़ा पाऊंगा तो चंद्रमा की जो वीकनेस है वो ठीक होगी, और साथ में पिता के स्वास्थ्य को भी यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों से ये उनके विवाह स्थान पर और मृत्यु स्थान पर, क्योंकि 2 राशियों पर ग्रहण है, यानी एक धनु राशि के ऊपर ग्रहण और धनु राशि से क्रॉस करते फिर मकर राशि के ऊपर भी ग्रहण आ रहा है। अब मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करता हूं तो पति पत्नी में आपसी तालमेल कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है किसी बात को लेकर के, और साथ में मृत्यु स्थान में ये चलेगा और उठा करके सोचे कि भाई झगड़ा हो गया है, और चंद्र ग्रहण के टाइम पे झगड़ा हुआ है और आदमी की सुसाइडल टेंडेंसी बननी शुरू हो जाती है और बोलते हैं कि नहीं मैं ये काम करता हूं। तो ज्यादातर चंद्र ग्रहण के ऊपर मानसिक हम अनबैलेंस होते हैं, और मानसिक अनबैलेंस होते ही घर में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलेश होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी आपको यह ध्यान रखना है, मिथुन राशि वालों को हरे कपड़े ज्यादा पहनने हैं, क्योंकि बुद्धि को कंट्रोल करना है जिससे डिप्रेशन ना आए। कभी कभी देखा होगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पागल खानों में पागलों की चिल्लाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिप्रेशन बढ़ जाता है, तो साइंटिफिक प्रूव है।
कर्क राशि की मैं बात करता हूं तो कर्क राशि का स्वामी स्वयं ही चंद्रमा होता है। चंद्रमा केतु के साथ इस समय ग्रहण के ऊपर है और उसकी मैं बात करता हूं तो ये छठे भाव में रोग स्थान से और सप्तम भाव पर ये बनेगा। दैट मीन्स आपके रोग की क्षमता कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी और आपको ऐसा फील होगा कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ हो रही है। तो इस कंडीशन में आप पानी रखें, चांदी का गिलास लेके रखें, उस पानी को अगर आप पीते हैं और थोड़ा थोड़ा करके तुलसी का पत्ता डाल के रखें तो जो मून का बॉडी के अंदर फ्लैक्चुएशन होता है, जैसे ज्वार और भाटे आते हैं वो फ्लैक्चुएशन बॉडी पे आता है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मंत्र का जाप कर सकते हैं कि वो चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में रहेगा। इसलिए केतु के मंत्रों का जाप करें और स्नान करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम आप मटमैले कपड़ों को दान करेंगे और इस समय मटमैले कपड़े पहनने भी आपको नहीं है। और अपने को मजबूत करने के लिए खीर है, दूध है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं मोक्ष काल के बाद में, जिससे कि एनर्जी लेवल आपका बड़ा रहेगा। अब मैं बात करता हूं सिंह राशि की। सिंह राशि से ये पंचम भाव यानी गर्भवती महिलाओं के लिए जो सिंह राशि की हैं, मैंने अभी तक 4 राशियों के ऊपर ये नहीं कहा गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण देखना वर्जित है, लेकिन जो सिंह राशि की महिलाएं होंगी उनके ये पंचम भाव के ऊपर ग्रहण और रोग स्थान पर ग्रहण आएगा। तो यहां मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूं कि जो गर्भवती महिलाएं या उनकी जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनको भी यहाँ बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो गर्भ के ऊपर गेरुआ लगा के रखें, लाल कपड़े पहन के रखें और केतु के मंत्रों का जाप करते रहें। और जो गाय, भैंस या बकरियां, जो भी पालतू जानवर हैं, उनके जो पुट्ठे होते हैं, पीठ होती है, उनके ऊपर भी गेरुआ रंग रखते हैं तो कम से कम ग्रहण की जो नेगेटिव रेडिएशंस आने वाली है उससे हम उसको रोक सकते हैं। यानी हमारा उद्देश्य है कि उस नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास कम हो रही है हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करें। तो जो गर्भवती महिलाएं उनको मंत्र जाप करते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अगर वो सोती हैं तो इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगी और बच्चे को मानसिक कहीं ना कहीं बीमारी, जब वो बच्चा आएगा इस दुनिया में तो उस पर इसका ग्रहण का इफेक्ट आ जाएगा। मैं बात करता हूं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये मां के घर में ग्रहण पड़ेगा और साथ में गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी पड़ेगा। अब जिनकी कन्या राशि है और जो लड़कियां, स्त्रियां गर्भवती हैं, उनको अपने गर्भ को भी साथ में ध्यान रखना होगा और साथ में मन की अशांति विचलित ना हो। हरे कपड़े पहने, दूध दही का सेवन ज्यादा करेंगे, अच्छा रहेगा। सतनाजा दान कर सकते हैं, हरी चीजें, मूंग वगैरह, ये भी आप अगर दान करते हैं तो उनका भी बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और नहाने के बाद इसी प्रकार की चीजें दान करेंगे तो कम से कम जो नेगेटिव ऊर्जा हमारी बढ़ती है उन चीजों को भी हम ठीक से कर सकते हैं। तुला राशि की बात करता हूं तो तुला राशि के ऊपर इसका प्रभाव नहीं है। अच्छा, क्यों? इसलिए कहा जा सकता है कि तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है वो, और साथ में इस राशि का तीसरे और चौथे भाव के ऊपर आएगा। तो गोचर के नियम का सिद्धांत ये कहता है कि तीसरे भाव के अंदर गोचर में जो ग्रह वहां पर मूवमेंट में है वो बलवान हो जाते हैं। तो वो जो चंद्रमा के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने का योग यहाँ पर बनेगा। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वो नीच अवस्था में इस समय चल रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर इस समय पर बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति अगर विराजमान हो, चाहे ग्रहण सूर्य हो, चाहे ग्रहण चंद्रमा का हो, चाहे दूसरे ग्रह का ग्रहण हो, तो बृहस्पति उसको कवर करता है। और इस समय आपको पीले कपड़े पहन के रखने चाहिए और केतु के मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करता हूं तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है और धनु राशि के सिर के ऊपर यह ग्रहण है। तो इसका मतलब धनु राशि वालों को बाहर नहीं निकलना, कोई यात्रा करनी नहीं है, ट्रैवलिंग करनी नहीं है, इनसे भी थोड़ा ध्यान रखना है। और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होने के कारण अगर इस तरह के कपड़े पहन के रखते हैं जैसे कि मैंने अभी ग्रहण काल में पहन रखे हैं, यानी इस समय सूतक चल रहे हैं, तो ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, आपको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब मैं मकर राशि की बात करता हूं। मकर राशि के ऊपर भी एक ग्रहण है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर एक ग्रहण चल रहा है और इसका स्वामी शनि होता है। अब यहां देखा जाए मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 और आपकी राशि से 12वें भाव में ये ग्रहण आएगा और 12वें भाव दादी का भी होता है, खर्च का भी होता है और डिप्रेशन का भी आता है। तो इसका मतलब आपकी दादी के ऊपर इसका इफेक्ट आना, आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाना, इनसे आपको बचाव करने की जरूरत होगी। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। कुंभ राशि से 2 स्थानों पर इसका ग्रहण का प्रभाव आएगा।
एक आपके बड़े भाई बहन और चाचा के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा और एक दादी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अगर आपका बड़ा भाई बहन कोई भी या चाचा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसका केयर आपको करना ही होगा और दादी का भी खास आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अंतिम राशि मीन है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति सारे दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है और वो आपके भाग्यस्थान पर रहेगा। पीले कपड़े अगर आप पहन के रखते हैं तो इसका प्रभाव कम रहेगा और इनका मान सम्मान यहां पर प्रोग्रेस में आएगा। इसका मतलब ये रहा कि 12 राशियों में सिर्फ 3 राशि यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पे इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है। बाकी राशियों पर चंद्रमा कमजोर होने के कारण फ्लैक्चुएशन रहेगी। अब इसमें सिर्फ एक चीज और मैं अक्षय जी बताना चाहूंगा, जिन लोगों के चंद्रमा बाई बर्थ इन राशि वालों के भी वीक हैं, तुला वालों के, वृश्चिक वालों के या मीन वालों के, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का प्रभाव आएगा। और जिनके चंद्रमा, मैंने कहा है कि बाकी की 9 राशियों पर इनके इफेक्ट हैं, अगर उनके मून बहुत बलवान हुए, वो पूर्णिमा के दिन अगर पैदा हुए होंगे तो उनके ऊपर भी इस ग्रहण का प्रभाव कम आ जाएगा। ये ज्योतिष का कैलकुलेशन का विज्ञान होता है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो कुछ एच.एस. रावत साहब का कैलकुलेशन कहता है, आपकी राशि पर क्या असर है वो तो आपने जान लिया है। लेकिन योगेश जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब तमाम राशियों का जिक्र हो रहा था। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किसी भी ग्रह में रोशनी नहीं होती है, सूर्य से वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट लेते हैं। अब चंद्रमा के जरिए भी जो लाइट पृथ्वी तक आ रही है, ग्रहण में वो लाइट नहीं आएगी। लेकिन उस हिस्से में जहां सूर्य की रोशनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ रही है, वहां के जो जीव हैं, और उस हिस्से में जहां लाइट नहीं आ रही वहां के जो जीव हैं, इसमें कोई फर्क तो होता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर सर मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आप एक चीज को मानते हैं कि चांद के पास अपनी लाइट नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल मानता हूं। नहीं है। हम चंद्र ग्रहण में चांद कैसे देखेंगे? सीधी बात, चंद्र ग्रहण में चांद नहीं दिखेगा। आप मेरे को ये पॉइंट बोल दीजिए। चंद्र ग्रहण पर भी सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण पे भी सूर्य ग्रहण होगा। अगर हम देखते हैं तो अगर चंद्रमा के ऊपर व्यक्ति रहता हो, हाँ, उसको सूर्य ग्रहण दिखेगा, तो उसको सूर्य ग्रहण दिखेगा। इसका मतलब ये रहा कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तरंगों की कमी हो रही है। आपको जो रोशनी मिल रही है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपको जो रोशनी मिल रही है वो सूर्य से मिलती है आंखों को। बिल्कुल। अगर वहां से सूर्य बंद हो जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, तो आपको क्या इफेक्ट होता है? सर अभी सूरज नहीं है मेरे पास, आर्टिफिशियल लाइट अभी मुझे दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ आर्टिफिशियल लाइट भी अब चली जाए तो आपका क्या होगा? एक मिनट, लॉजिकल बात करेंगे हम। लॉजिकल बात करेंगे। देखिए, हम बेकार की बहस नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं अभी लाइट चली जाए और सूर्य की लाइट ना हो, तो आपको क्या इफेक्ट आएगा लाइट और बिना लाइट में? सर सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, मेरे को चीजें नहीं दिखेंगी बस। मैं यही चाहता अगर था, मैं चंद्र यही चाहता था कि आपको चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर मैं चंद्र ग्रहण पे आता हूँ, मेरे पास लाइट आ रही है, मैं चांद को देख पा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला धनु राशि पे, मेरी धनु राशि है, मैंने आज पीले कपड़े नहीं पहने हैं, मैं घर से बाहर हूँ। चलिए आप मुझे ये बताइए कि सूर्य की जो रिफ्लेक्शंस होती है वो मून पे आती है और मून रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी को देता है। जब वो पृथ्वी को लाइट देता है, वो लाइट कौन सी होती है, वो कौन सी किरणें होती है चंद्रमा जो पृथ्वी को देता है, और उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है? सर उसका बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है। सूरज से जो आपकी लाइट चांद पे जा रही है, एक लाइट जो हमें दिखती है विजिबल, कुछ मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो। मैंने ये कहा है कि जो सूर्य किरण चंद्रमा को देता है, चंद्रमा रिफ्लेक्ट पृथ्वी को करता है, और जो चंद्रमा पृथ्वी को जो लाइट देता है वो कौन सी किरण होती है? सर मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक जो किरण हमें दिखती है विजिबल लाइट, एक होता है कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट का और कुछ पार्ट इंफ्रारेड का, उसके अलावा कोई तीसरी वो कौन सी लाइट है जो पृथ्वी, अभी चंद्रमा जो हमें अभी नहीं देगा ग्रहण के टाइम पर, कौन सी लाइट है? सर वो कोई लाइट नहीं, एक सिंपल वो लाइट ही नहीं है, कोई वो लाइट ही नहीं है। किसने बोला नहीं है? अगर सर लाइट नहीं है तो उसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव है या नहीं ना आने पर? अल्ट्रावायलेट रेस का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कह रहे हैं विज्ञान के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण को देखने या ना देखने से कोई अंतर नहीं आता? सर इसका कोई अंतर नहीं, जबकि मैं तो कहूंगा ये नेचर का एक बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए कि जो चीजें हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद जाके कभी चांद को ऐसे ढक नहीं सकते हैं या उसके ऊपर शैडो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल है, आप इसको देखिए, मजे लीजिए इसके। आपको ये चीज 6 महीने में एक बार अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड घूमते हैं तो दिखने को मिलता है, या फिर आप अगर जैसे कह रहे हैं 150 साल बाद आप इसको सावन से जोड़ दें तो 150 साल बाद आपके पास आ रहा है। लेकिन हर साल में आपके पास अच्छा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़े चैनल पर हम बैठे हुए हैं और ये भी बड़े विद्वान एस्ट्रोनॉमर हैं, ये कह रहे हैं कि उस किरणों का प्रभाव नेचर पर होता ही नहीं है, और ये मैं बिल्कुल हजम करने के लिए तैयार नहीं। आपको इस पर शोध करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी नेचर 84 लाख योनियां, इस समय जब ये समुद्र के ऊपर से ग्रहण पड़ेगा और आधे समुद्र पर ग्रहण होगा और आधे पे समुद्र पर ग्रहण नहीं होगा, आधे समुद्र पर जब अंधेरा होगा वहां भी उसके अंदर जीव होंगे और आधे में उजाला होगा वहां भी जीव होंगे, तो अंधेरे वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा।
सर ये बस लाइट की जवाब ले कमी लेते है हैं, फिर थोड़ी मैं देर त्रिपाठी के जी लिए। के अच्छा पास ये जाऊंगा। बताइए जो मोबाइल नहीं, है त्रिपाठी जी एक बार जवाब ले इसका लेते तो हैं। अल्ट्रावायलेट एक मिनट जवाब लेने जवाब दो ले जरा, लेते हैं, ये फिर उसके बाद मैं आपके करीब आऊंगा। जो देखिए एक चीज मैं सिंपल से ये समझना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंचती, तो जाहिर तौर पर वहां के जीव जंतु जो हैं उनकी आंखें भी नहीं है। अब जो लाइट अभी आप इनडायरेक्ट लाइट आप कह सकते हैं, जो चंद्रमा के जरिए सूर्य के रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंच रही है, अगर वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए नहीं पहुंचती है तो क्या उस टाइम पीरियड का असर वहां मौजूद जीवों पर नहीं पड़ेगा साइंटिफिकली? सर साइंटिफिकली आप इसको ऐसे सोचिए ना कि 1 घंटे के लिए हम सोते हैं या हम 8 घंटे के लिए सोते हैं, हम अपनी आंख बंद रखते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, कितना फर्क पड़ता है? बस फर्क कितना पड़ता है, लाइट जलने पे नहीं, हमारी लेकिन आंखें जैसे खुलती है। देखिए, दूसरा सोना- तरीके से- नहीं। मैं दूसरे तरीके से ये योगेश गलत ऐसे रास्ते पे जा कोई रहा आदमी अगर सुबह 6 बजे उठकर सूर्य की रोशनी लेता है तो उससे विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी कोई मिलता है। नहीं ले रहा है तो उसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी और ये वो मेडिसिन के जरिए इसको पूरा विज्ञान कर रहा कहता है, इसको मैं ये विज्ञान विज्ञान कहता के है, जरिए medical science समझने कहता की है। कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ आप करेक्ट करिएगा। इसी तरीके से अभी जिस व्यक्ति को वो रोशनी मिल रही थी चांद की, सूर्य की रोशनी बिल्कुल, चांद के बिल्कुल। जरिए वो नहीं मिल रही है, तो 0.1% क्या चांस है कि उस चीज की कोई कमी या कुछ उसका सर प्रभाव? सिर्फ आपकी चांद से जो लाइट आ रही है उसकी रोशनी में कमी है, वो बस उससे और कुछ नहीं है, बॉडी पर कोई इम्पैक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए अब मैं त्रिपाठी जी को चर्चा जी। में जोड़ता हूँ। त्रिपाठी जी। जी, एक सूतक काल ये कहा जाता है 9 घंटे पहले ग्रहण से लगता जी। है, जी। उस समय कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि ये करें या ना करें। ये सूतक काल है क्या, पहले तो आप ये जी। समझाइए, और उसको क्यों उस समय खास ख्याल रखा जाता है कुछ चीजों का? जी देखिए, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के लगभग 9 घंटा पहले सूतक काल हो जाता है। तो सूतक काल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य नहीं करते, इसमें पूजा नहीं करते, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते क्यों? हैं, क्योंकि सूतक काल में वर्जित है, उसमें ये सब नहीं किया जाता। तो सूतक काल में ये सब चीज़ें बचाया जाता है और इसमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं सोना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैंची का, नुकीली पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास तौर से जो इसमें वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनके साथ सूतक काल का नहीं माना जाता, उनके साथ ये रूल नहीं लागू होता। जी अक्षय जी मैं बताना चाहूंगा इसको, बहुत अच्छा बताया हमारे सहयोगी ने। सूतक काल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो घर में 12 दिन तक सूतक लगते हैं, ऐसा माना जाता है। और जब डिलीवरी घर में होती है तो उस समय भी उसका कारण होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी, जब बच्चा पैदा होता है उस समय, और जब मरता है तो वहां पर एक नेगेटिव ऊर्जा का वातावरण बनता है। ऐसे ही जब चंद्रमा एक तरह से कहता हूं कष्ट में आता है, जब हम कष्ट में आते हैं तो सूतक लगता है। चंद्रमा कष्ट में आता है क्योंकि उसको जो सनलाइट जो मिलती है, चंद्रमा के ऊपर भी जीवन है लेकिन प्रकार दूसरा हो सकता है। मैं उसको अभी यहां दिखा नहीं सकता इसलिए बोल नहीं सकता, माइक्रो जीव वहां पर हो सकते हैं। तो वहां पर जब चंद्रमा को वो रोशनी नहीं मिलती सूर्य की, तो वो चंद्रमा विचलित होता है, और जो 9 घंटे पहले जो छाया बनती है ना, सूर्योदय से पहले 2 घंटे पहले पौ फटता है, सूर्य अस्त होने से पहले 2 घंटा जो संधि काल होता है, संधि काल में कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा वहां पर डेवलप होती है। इस वजह से सूतक काल इसलिए माना जाता सूतक है। काल को हम लेकर के चलते हैं। चलिए, इसका ये तो- वैज्ञानिक आधार है। ये वैज्ञानिक आधार के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है ये आपने जान नहीं, बिल्कुल। लिया। लेकिन राखी जी, टैरो कार्ड के हिसाब से जो 12 राशियां हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है इस चंद्र ग्रहण का, खासतौर से गुरु पूर्णिमा के मौके पर, ये हमारे दर्शक जरूर इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपसे राशियों की बात करूं उससे पहले 3-4 बातों का जवाब दे दूं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे मित्र साथ में बैठे हैं और ये बहुत ज़्यादा विज्ञान के जानकार हैं, लेकिन आपने किसी ने भी पैनल पे एक बात नोटिस नहीं करी कि इनको ये पता है कि इनकी राशि धनु है। फाइनली ये ज्योतिष को मानते हैं, इसीलिए इनको उनकी राशि पता है। तो ज्योतिष जो है वो विज्ञान को, बिल्कुल विज्ञान को मान, वैज्ञानिकों की बात है। हम ज्योतिष हैं, हम मानते हैं कि हम विज्ञान के बिना अधूरे हैं, हम विज्ञान को मान के चलते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक कभी हम ज्योतिष को नहीं मानते, जबकि इन्होंने हमारे ज्योतिष की वजह से ही विज्ञान में बहुत सारी हेल्प ली है। टैरो कार्ड्स के हिसाब से जो मैं आपको 12 राशियों का हल बताऊंगी, उसके अंदर मैं आपको ये बात बता दूं, मेरी बातें थोड़ी सी रावत जी से अलग हो सकती है। हम दोनों का बातों को बताने का विज्ञान अलग है, लेकिन मोटिव यही है। जो रावत जी ने बताया वो सब कुछ 100% सही है, लेकिन आपके कर्मास के हिसाब से भी आपकी राशियां काम करेंगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम पैनल पर आपको डराने के लिए नहीं बैठे हैं, ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। केवल बाहर ना जाएं और भगवान का नाम लें, केवल मूर्ति को देखना वर्जित है। जितना ईश्वर का नाम ले सकते हैं, जितना ग्रहण काल में दान कर सकते हैं वो दान कीजिए। अपने माता पिता के लिए अच्छा सोचिए, विचार अच्छे रखिए, क्योंकि ग्रहण में जो आप सोचेंगे अगले 1 साल आपके साथ वही
वही होगा। तो क्यों ना हम सोचे कि मेरा एक बड़ा घर होगा, बड़ा बंगला होगा, अच्छी चीजों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कीजिए। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। टैरो कार्ड्स के हिसाब से मैं जो राशियां बताऊंगी वो आपकी चंद्र राशि से प्लस आपका लगन भी वही रहेगा। आपका जो लगन है और आपकी जो राशि है उस हिसाब से देखिए। मेष राशि की बात करूं, व्यापार में आपको बहुत लाभ हो सकता है, परंतु धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने के साथ साथ आपको गुस्सा आ सकता है। अब लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगी, गुस्से को काबू में रखें, लेकिन एक उपाय करें। अब ये उपाय रात को 1:30 बजे ग्रहण के टाइम पर नहीं करना है। जब ग्रहण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, कल सुबह 6 बजे मंदिर के पट खुलेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ के पट खुलेंगे सुबह 6 बजे, उस वक्त आपको ये उपाय करना है। पंचमेवे का भोग भगवान को लगाइए या मंदिर में दान करिए। ये मेष राशि को करना है। इससे आपके आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ग्रहण का असर थोड़ा कम हो जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, डरने की जरूरत नहीं है। शुक्र की अगर बात की जाए तो ये आपको इस साल बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना, चोट लग सकती है, सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और लेन देन में सावधानी करें, पेपर साइन सोच समझ कर करें। एक उपाय जो कल सुबह आपको मंदिर में करना है वो करना है, लौंग और इलायची घर से खाकर निकलें और लौंग और इलायची किसी मंदिर में दान भी करें, तो खुशबू फ्रेग्रेंस आपकी जिंदगी के अंदर पूरे 6 मंथ्स नेक्स्ट रहेगी और इस ग्रहण का असर आप पर उतना नहीं होगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की बात की जाए तो बहुत खुश रहेंगे आप, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, आंतरिक खुशी हो सकती है आपको। बिना सोचे समझे किसी भी नए काम में हाथ ना डालें, कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। ईश्वर पर और अपने माता पिता पर पूरा भरोसा रखें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होगी, समय लगेगा दोस्त, लेकिन हो जाएगी। एक उपाय, आज घर में खीर बनाएं, और बनना भी बनता है क्योंकि संक्रांत भी है, 17 तारीख भी है, सावन का पहला दिन भी है, और आपको अच्छे से पता है कि दही नींबू ये सब खाना सावन में नॉनवेज खाना मना होता है, लेकिन खीर सावन में हर किसी के घर बनती है, तो क्यों ना सावन के पहले ही दिन खीर बनाई जाए। बात करेंगे कर्क राशि। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, ये वैसे ही आपको रावत जी ने बताया। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा आपका, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो अफेयर आपका टूट सकता है। झूठ बिल्कुल ना बोले, झूठ आपका पकड़ा जाएगा। समय आपका ऐसा है जिसका आपको उसका प्रयोग करना है, उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है। आज आपको शहद चख कर घर से निकलना है और शिवलिंग पर भी शहद चढ़ाना है। भाई क्यों ना चढ़ाए, सावन का पहला दिन है, तो अपने खाने पीने की कोई एक चीज जरूर छोड़ दीजिए सावन में 1 महीने के लिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, समय अनुकूल है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो सकता है, नौकरी में उन्नति मिल सकती है, बॉस जमकर तारीफ कर सकते हैं, तो आपके लिए सभी कुछ अच्छा है। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, घर में नौकरों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको अपने घर में खूब जोर जोर से शंख बजाना है। आज से मतलब कल सुबह 6 बजे पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो। आपको दान करना है ग्रहण के बाद का। और एक कॉमन सी बात बताना चाहूंगी, किसी भी राशि के आप क्यों ना हो, कल आपको शैम्पू करना है, कल बालों से आपको स्नान करना है। हर कोई रोज बाल नहीं धोता है, तो क्योंकि ग्रहण काल है तो ग्रहण की शुद्धि के लिए आप कल सर जरूर धोएं। कन्या राशि की बात करें तो तनाव रह सकता है, परेशान रह सकते हैं, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। खान पान बाहर ना खाएं, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, लेकिन लाभ के पूरे योग है। करना क्या है, मां दुर्गा को कल मंदिर में जाकर धूप दिखाएं और बोले मेरे परिवार पर इस ग्रहण का कोई असर ना हो। परिवार पे क्यों, मैं तो कहती हूँ देश और दुनिया पर असर ना हो, सुख और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपको बात करूं, निवेश में लाभ हो सकता है। आपको सोच समझकर आपको व्यापार करना है, कदम आगे बढ़ाने हैं, और यश धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको कल मंदिर में केले का दान करना है, और केला खा भी लीजिए। मैं आपको बता दूं कि कल सावन का पहला दिन शुरू हो रहा है, सोमवार नहीं है, कल सावन का पहला दिन है। इसके साथ साथ कल संक्रांत भी है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, मन शांत रहकर कोई फैसला करेंगे तो आपके फेवर में रहेगा, अशांत रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। पूंजी में निवेश अच्छा रह सकता है आपका, पारिवारिक जीवन सुख मिल रहा है आपको। पीपल के पेड़ पर कल आपको जल चढ़ाने, लेकिन पीपल के पेड़ को टच मत कीजिएगा, बस दूर से प्रणाम कीजिएगा, उसमें आपके पितृ रहते हैं। धनु राशि की यहाँ पर बात कर लेते हैं। परिवार को समय देना होगा आपको, कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। सोचकर समझकर 2 लोगों की सलाह से आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक कार्यों
कार्यों में सफलता मिलती है और आपका यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज आपको जो है दही का दान मंदिर में करना है, थोड़ा सा दही चकले, वैसे सावन में दही नहीं खाते तो ज्यादा दही ना खाएं क्योंकि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों, भाइयों की मदद मिलेगी, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी मदद मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। भले ही शनि की सारसती चल रही हो लेकिन शनि का दान आप जरूर करें और शनि देव का नाम लें ग्रहण के समय पर, तो आपको फल मिलेगा, शुभ फल मिलेंगे। सारी प्लानिंग्स आपकी मेरे टैरो कार्ड्स के हिसाब से सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज सुबह जब आप उठे तो नीम की दातुन जरूर कर ले, इससे आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। भागदौड़ लगी रहेगी, आने वाले जुलाई के महीने में आपके कार्य बढ़ सकते हैं। कानूनी अड़चनें जो आपकी हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, परेशानियां आएंगी लेकिन आपके फेवर में रहेंगी। व्यापार में थोड़ी सी हानि हो सकती है, कम बोलें, सोचकर बोलें, सुने ज्यादा बोले कम। और आपको क्या करना है, कुमकुम का तिलक माथे पर लगाना है और मंदिर जाकर मां गौरा को भी लगाना है क्योंकि कल से सावन है। चलिए आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि। आपके लिए बताऊंगी कार्य सारे पूरे होंगे, सफलता आपको पूरी तरह मिलेगी, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अरे भाई वाह, आपकी तो है बल्ले बल्ले। लेकिन गुलाब का इत्र आप खुद भी लगाएं और मां गौरा को भी लगाएं। और आप चाहे किसी भी राशि के, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो कल मंदिर में जाकर दान करें, घर में शंख बजाएं, तुलसी के जो पत्ते हैं वो सारे साफ कर ले, घर के आंगन को धो ले, खुश रहें और किसी की बुराई के बारे में किसी का बुरा ना सोचें और अपना तो ग्रहण काल में बिल्कुल बुरा ना सोचें। गर्भवती महिलाओं का प्लीज ग्रहण काल के समय पे ध्यान रखें। टैरो कार्ड के हिसाब से क्या असर पड़ने वाला है वो वाई राखी जी बता रही थी, लेकिन राखी जी ने अपनी बात की शुरुआत जो कही कि भाई हम मानते हैं कि विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र जुड़े हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है, जो कि गलत है। योगेश जी, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि कैलकुलेशन जो है वो ज्योतिष शास्त्र में भी नजर आता है, चाहे आप चंद्र ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण की बात करें, कई हजार साल पहले जो गणना कर दी गई थी उसी हिसाब से चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा होता है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा होता है। बिल्कुल ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। सर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ। ठीक है, हम कहते हैं हमारी 12 राशियाँ हैं। पहला सवाल, हम राशि मानते हैं, आप भी मानते होंगे कि जिस राशि में, मान लो मैं जिस दिन पैदा हुआ धनु राशि के सामने सूरज था, इसलिए मेरी राशि धनु है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ऐसा नहीं होता। चंद्रमा, आप ये बताइए, आप खगोल शास्त्री हैं, आपको अंतरिक्ष में 12 राशि दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? सर मैं आपसे, मेरा आप सवाल का एक जवाब पूछने का हक हमारा बनता है कि आप खगोल शास्त्री हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। उनके सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। उनका जवाब तो मैं दूंगा। देखो साउथ में, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। 12 राशि आप मानते, खगोल शास्त्री नहीं मानते? सर मैं 12 राशि मानने को तैयार हूँ। मैं नहीं तैयार नहीं, यस और नो, मानते कि नहीं मानते 12 राशि? मैं कह रहा हूँ 13 है। 13 हैं? नहीं, 13 राशियों को मानते ही नहीं है। मैं आपको 13 कह रहा हूँ सर। अंतरिक्ष में कहाँ है? आप मेरे को, चलो आप राशि तो मानते हो, राशि तो मानते हो, 12 नहीं 13 मानते हो। योगेश जी को भी बोलने दें, उनका जवाब आएगा तभी चीजें साफ हो पाएंगी। योगेश जी 13 कैसे, 13वीं राशि कौन सी आपके हिसाब से? देखिए, जो विज्ञान के हिसाब से हम राशि की बात करते हैं, राशि का एक सीधा सा मतलब है, आप जब पैदा होते हैं उस समय सूरज के बिल्कुल पीछे कौन से आपके स्टार से या कौन सा आपका बेकार की एक राशि आप है। देखते हैं, तो सर आपकी बात, आप देखते हैं ट्विंस होते हैं। फिर राशि क्या होती है? आपने देखा अब मैं होगा, आपसे चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दें राशि क्या होती है। आपने देखा होगा ट्विंस के बच्चे होते हैं। सुनिए योगेश जी से, योगेश जी, आप राशि एक की बात सेकंड, करिए। योगेश जी ने बताया राशि क्या होती है, ये हम आपसे ही समझ लेते हैं। रावत जी आपसे पूछूंगा पहले, त्रिपाठी जी आप इस पर जवाब दीजिए। राशि होती क्या है, किसी की राशि क्या होगी, ये कैसे निर्धारित होता है? देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय जो नक्षत्र होता है और चंद्रमा किस राशि पर होता है, तो उस चरण का जो स्वामी होता है वो इनका राशि होता है। बिल्कुल। और राशि का उसके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आप कह रहे हैं योगेश जी की 12 राशियों से प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे मान लो ट्विंस होते हैं, उनका 2 मिनट 2.5 मिनट का अंतर होता है, और दोनों ट्विंस का फल बदल जाता है, दोनों का सोच बदल जाता है, 2 मिनट में लगन बदल जाता है, लगन बदल जाते हैं। तो हम क्यों न माने कि बदल जाता है? अगर आपके पास जगह पर सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं सूर्य नहीं, जहां चंद्रमा होता है हम चंद्र राशि को लेकर चलते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग हैं वो सूर्य को लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं। आप हाँ बिल्कुल, सन साइन और मून साइन से हर ज्योतिष अलग अलग देखता है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम सन साइन के हिसाब से जाते हैं तो अब ज्योतिष हर ज्योतिष क्या होता है आपको बताओ। देखिए ज्योतिष, सर आप सन साइन भी मान रहे हैं, आप मून साइन भी मान रहे हैं। आपने 13 राशि कैसे बताई? 13वीं कौन सी है? देखिए सुनिए, आपने 13 राशि बताई, 13वीं कौन सी है? मैं बता रहा हूँ सर। योगेश जी मैं आपको साल भर में सूरज आपका जब
अगर हम धरती से देखते हैं 13वीं राशि का नाम क्या है? ऑफ्यूकस। हैं? ऑफ्यूकस हिंदी में क्या बोलते हैं फ्यूकस उसको? होता ही नहीं है, फ्यूकस कोई होता ही नहीं है, नहीं, हम क्या नहीं मानते बोलते हैं? एक मिनट सर, हम हिंदी में मानते क्या ही नहीं बोलते हैं। हैं? सर ये मैं राशि कैसे आपको हुई? वही तो कह रहा हूँ, ये राशि कैसे हुई? देखिए- राशि का सन साइन के हिसाब से अगर आप जाते हैं, सन साइन इज जिस राशि के आगे आपका सन है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम पूरे साल में बात करते हैं, ठीक है, तो हो क्या रहे, सूरज के अराउंड हमारी धरती घूम रही है, ये मानते हैं। लेकिन अगर हम धरती से देखते हैं तो सूरज हमारा ऐसे घूम रहे, तो वो 13 कैसे राशियों को घूम रहा है क्रॉस करता है। सूर्य कैसे घूम रहा है? सर हमें दिखेगा क्या? क्या हमें धरती घूमती हुई दिख सकती है? क्योंकि हम धरती पे आप हैं। जब योग में कल्पना करोगे चंद्रमा पे बैठ के तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। रेफरेंस की बिल्कुल बात सर, कर रहे ये हैं। तो frame of योग का reference विषय की बात है, कर रहे हैं। ये तो सर, योग का आप विषय तो- आप है। मैंने तो- कहा पराविज्ञान का विषय सर, है। पराविज्ञान- अगर आप ध्यान करके आप चले जाइए चंद्रमा पर अभी और जाकर के पृथ्वी को देखिए, आपको अपनी एक्सिस पे घूमती हुई सर, दिखाई आप देगी, चीजें भारत में भी नहीं घूमती समझ दिखाई इसका देगी। असर क्या योगेश जी पड़ता कह रहे हैं, है? पृथ्वी पर खड़े हाँ। होकर आप पृथ्वी को घूमता नहीं देख सकते, उस समय आपको यही प्रतीत होगा लेकिन कि ये सूर्य पूर्व विषय- से निकल रहा है और पश्चिम में जा ये रहा है। विषय नहीं है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? 13वीं राशि बता रहे हैं, उसका स्वामी कौन है और उसका उसका नक्षत्र सर, क्या है, मैं- स्वामी क्या है, एक मिनट सर, मैं इतना उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या, सब एक- बताइए। एक- हाँ, ये मैं सर आपको ये बता- विषय नहीं है, बताइए। चंद्र ग्रहण पर लौट कर वापस आइए, हम विषय से भटक रहे हैं, सर, हम विषय से भटक रहे हैं। सर इस चीज पे आते हैं, हम विषय से आप भटक रहे कहते हैं हैं। 12 राशि है, बिल्कुल। ठीक है, वो 12 राशि आपके स्काई में कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। आप कहते हैं 27 नक्षत्र हैं, वो 27 आपके पैटर्न्स है स्काई में, वो स्टार्स हैं, एक्चुअली नहीं तो स्टार्स देखिए योगेश जी, हाँ, सर। जहां से इस चर्चा की शुरुआत की थी हमने, वो चंद्र ग्रहण कि से थी। नहीं उस चंद्र ग्रहण के साथ राखी जी ने जैसे ही बताया 12 राशियों पर प्रभाव, उसके बाद मैंने यही बात पूछी थी कि विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब आप उसी सर, सवाल का देखिए, जवाब दे रहे हैं हाँ। कि देखिए जो 12 राशियां जो- वो क्या है, जो 27 नक्षत्र हाँ, हैं वो क्या है, हाँ। ये आप भी बता रहे हैं। इसका हाँ। मतलब बेशक नाम अलग हो देखिए, सकते हाँ, हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इन्हीं के आधार पर गणना करते विनोद हैं। जी, सर, मैं एक विनोद चीज जी, कहता हूं। अगर कुंडली में जैसे जो आजकल लोग पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है वो देख करके किस ग्रह की दशा चल रही है, ग्रह कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उसको कौन सा रोग है, जो आप पैथोलॉजी के द्वारा बताएंगे वो ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है कि उसको कौन सा रोग है, कौन सा रोग होगा, कब उसकी डेथ, हर चीज बताया जा अक्षय सकता जी है एक ज्योतिष सिंपल में। सी बात हर मैं बोलना चीज चाहती हूँ destined है कि जाने दे। चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है। अभी आपके चैनल पे चल रहा था कि चंद्रमा कभी महबूब बन जाता है, कभी मामा बन जाता है, कभी कभी हमारा आशिक बन जाता है। आपको एक सिंपल सी बात मैं बताना, 70% हमारी बॉडी के अंदर पानी है। इज इट? जब भी चंद्रमा पर कोई भी ऐसी चीज होगी जो रोज हो रही है और अचानक से नहीं हो रही है, तो हमारी पावर्स कम हो जाती हैं। कुछ लोग इस पावर्स को ज्यादा महसूस कर पाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जैसे रावत जी ने कहा कि यहाँ किसी को फिट पड़ गया था, और कुछ लोगों को इसका असर नहीं होता। आपको मैं बताना चाहूंगी कि चंद्र ग्रह या सूर्य ग्रह का असर जीव जंतु, जानवर, पशु, पक्षी, मछलियों, हर किसी पर होता है, कोई इससे बच नहीं चलिए आप सकता। त्रिपाठी जी से ये समझ लेते हैं, उनकी गणना के आधार पर 12 राशियों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए विनोद जी, ये जो चंद्र ग्रहण है खास तौर से ज्योतिष में डरने की बात नहीं है, यह बहुत ही पुनीत समय, खास तौर से जब ग्रहण के समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको मल्टीप्लाई करके मिलता है। अगर हम कोई इसमें दान करते हैं, पुण्य करते हैं, या हम पढ़ते हैं या मंत्र का जप करते हैं तो मल्टीप्लाई करके मिलता है। जो हम कर्म करते हैं उसमें हमको कई तरीके से गुणात्मक करके कहते हैं कि लाख गुना ज़्यादा मिलता है। तो यह जो समय है बहुत ही पुनीत काल है, तो इसमें जप करना चाहिए, तप करना चाहिए और आदमी को साधना करना चाहिए। तो यह खास तौर से उपासना करने का समय, तो इसमें जो आप उपासना करेंगे आपको मिलेगा, सिद्धि का समय करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। तो खास तौर से ग्रहण के समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे दोनों सहयोगी लोगों ने बताया कि यह बहुत ही अच्छा समय है, करिए और जो आप करेंगे इसमें अच्छा फल मिलेगा। काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के हिसाब से कि राशिवार क्या होगा। ताकि हम आपको बताते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनकी यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। और ख़ास तौर से जो उनका समय है बहुत अच्छा चल रहा है, एक तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जो भी प्लान करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी और उनके सारे कार्य संपन्न होंगे जो चाहते हैं। और इस समय इनको ध्यान रखना है, जो मेष राशि वाले जातक, एक तो गुस्सा नहीं करना है और आज उनको अगर दूध का दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि चंद्र ग्रहण है तो इसमें भगवान शिव की आराधना करें या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर जप करते तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए हम आपको बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक है इनको ध्यान रखना चाहिए कि सेहत से इनको जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो एक तो नेगेटिव थॉट में न जाएं, नेगेटिव ना सोचें, डिप्रेशन में ना रहें, खास तौर से जो संगीत का सहारा लें, मंत्र पढ़ें और पॉजिटिव सोचें और अपने मन को ठीक से रखें। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, अगर आप खीर या चांदी या सफ़ेद वस्तु दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर
चंद्रमा का जप करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह श्री चंद्रमा से नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मन आपका ठीक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि एक तो मिथुन राशि वाले बहुत ही माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत ही नेगेटिव सोच लेते हैं। तो उनके लिए समय सुफलदायक है, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, कभी बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो उनको दुखी हो जाते हैं, तो कष्ट होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना है, और जो हो सकता है अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने के साथ साथ आध्यात्मिक अगर सहारा लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर से नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए में थोड़ी सी उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं। जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और खास तौर से अगर गणेश जी की आराधना करें या पंचमेवा का खीर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हरी वस्तु का अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम आपको बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक है, इनको ध्यान रखना है कि आज आपको व्यापार में अगर कुछ करते हैं, डील करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें मुनाफा हो सकता है। तो ये डील करने का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, कर्क और चंद्रमा पर ही ग्रहण है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, और अध्यात्म का सहारा लें। इसमें भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का चंद्रमा अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि एक तो आपका मन व्यथित हो सकता है, परिवार में आपको चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से चले, तो सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता। तो जो आपके मन में एक तो तानाशाही प्रवृत्ति है, सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सब लोग चले, तो सोचते हैं जिसके नाते आपका मन दुखी हो जाता है। तो इस पर आपको नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, और थोड़ा सा लिबरल होने की जरूरत है, फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। और आज आपको क्या करना है कि गाय को अगर रोटी खिलाते हैं या दाल भरी पूड़ी खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको व्यापार वगैरह नहीं करना है, कोई डील नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। और ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सोचें। तो आप मैक्रो लेवल बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, किसी बात के एकदम बाल की खाल निकाल देते हैं, तो जिससे आपको दिक्कतें होती हैं। और बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो उसमें आपकी धन की हानि हो सकती है। कोई डील इत्यादि न करें। और आज गणेश जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हरी वस्तु का दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया। एक तो आज आपको मिश्रित फल मिलेगा, मिला जुला फल मिलेगा। और अगर कोई व्यापार करते हैं, डील करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा। और हनुमान जी की आराधना करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित हो, आपकी इंटीग्रिटी प्रभावित हो। आप पर लोगों का ट्रस्ट बहुत है। कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत काम कर देते हैं, कई बार दिक्कतें आती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने की जरूरत है। और आप जो भी काम करेंगे, लगेगा उसमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो आज आप हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लाल वस्तु का अगर दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सगे संबंधी से या परिचित से बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। चूँकि आप बहुत ही जेंटिल है, थार और जेंटिल है, तो अपने तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। तो ये ध्यान रखें, कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जो आपके अपने लोग हैं जिनके साथ रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, उनकी बातों में नहीं आना है, और इमोशनल होकर कोई कार्य नहीं करना है। तो अगर आज आप क्या करें कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें या गणेश जी को पंचमेवा का खीर बना के अगर अर्पित करते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको अज्ञात कारणों से भय रहेगा। आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, आपको लगेगा कि कोई रोग है, व्याधि है या शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है। तो आप पॉजिटिव सोचते हैं तो खुश रहते हैं, निगेटिव सोचते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आपकी अपनी सोच सबसे बड़ी शत्रु है। तो आप ध्यान रखें कि एक तो सेल्फ रिव्यू करें कि आपके अंदर निगेटिविटी क्या है, उसको दूर करें, और जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। और आज आप क्या करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं,
आज आपका समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आप जो ही प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, नौकरी है, व्यापार है, जो भी काम करेंगे तो आज आपको सफलता मिलेगा, अच्छे कार्य कर सकते हैं, आपकी प्रगति हो सकती है और ढेर सारे कार्य एक साथ हो सकता है। आज आपको धन लाभ हो सकता है। बहुत दिन से जिस चीज़ के लिए आप परेशान है कि आपकी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो पा रही, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें और भगवान शिव की भी अगर आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय उनके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप जो भी काम सोच रहे हैं वो हो सकता है, आपके नए कार्य हो सकते हैं, प्लानिंग आपकी सफल होगी, मन आपका बहुत अच्छा होगा, घर में नए मेहमान भी आ सकते हैं, इसकी भी प्रबल योग बन रहा है। धन धान के लिए अच्छा समय चल रहा है, समय आपका स्मूथली बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और आज आप क्या करें कि पंचमेवा का खीर गणेश जी को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।